हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिस्कल पॉलिसी। बेसिकली फिस्कल पॉलिसी जो है वो हमारी सिलेबस का जो हेडिंग नंबर 4 है, दैट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टैक्सेशन सिस्टम, उसी की कंटिन्यूशन में है। हमने अपने लास्ट लेक्चर में जाना था कि सरकार किस तरीके से अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। उस रेवेन्यू जनरेट करने में जो मेन काम होता है वो होता है टैक्सेस का। हमने उसमें जाना था कि टैक्सेस कितने प्रकार के होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें टैक्सेस से रिलेटेड है, वो सब हमने उसके अंदर जानी थी। तो आज हम अपने टॉपिक फिस्कल पॉलिसी के साथ में कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली फिस्कल पॉलिसी होता क्या है? फिस्कल पॉलिसी बताता है गवर्नमेंट की आमदनी और उसका खर्चा। गवर्नमेंट किन किन सोर्सेज से आमदनी कलेक्ट करती है अपनी और किस किस तरीके से उसको खर्च करती है, वही हमारी फिस्कल पॉलिसी है। अब आमदनी कलेक्ट करने के अलग अलग तरीके हैं, गवर्नमेंट को अपनी इनकम जनरेट करने के अलग अलग तरीके हैं। टैक्सेशन इज़ वन ऑफ देम। तो हम फिस्कल पॉलिसी के अंदर स्टडी करेंगे कि कौन कौन से जो तरीके हैं वो अच्छे माने जाते हैं और कौन कौन से तरीके अच्छे नहीं माने जाते, और उस आमदनी को खर्च करने के भी अलग-अलग तरीके हैं। तो हम ये भी पढ़ेंगे कौन-कौन से तरीके अच्छे माने जाते हैं खर्च करने के, और कौन-कौन से जो तरीके हैं वो खर्च करने के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो बेसिकली फिस्कल पॉलिसी डील्स विद द रेवेन्यू जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। और इसको जानने का सबसे बेस्ट जो डॉक्यूमेंट है हमारे पास में वो होता है यूनियन बजट। यूनियन बजट बेसिकली होता क्या है? यूनियन बजट के अंदर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी रखती है कि वो किस किस तरीके से कहाँ-कहाँ से कितना रिसोर्स जनरेट करने वाली है और उसको कहाँ-कहाँ खर्च करने वाली है। तो द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इन द फॉलोइंग वेज। अब देखो, रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू इज अर्निंग। व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू इज अर्निंग। और एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर इज स्पेंडिंग। ओके। अब ये गवर्नमेंट का बजट है। गवर्नमेंट के बजट के अंदर दो चीज़ें होंगी। पहला वो कि वो अर्निंग कहाँ से करने वाली है, दूसरा वो कि वो स्पेंडिंग कहाँ पे करने वाली है। ठीक है। अर्निंग के दो तरीके होते हैं, एक होती है रेवेन्यू रिसीट, एक होती है कैपिटल रिसीट। और इसी तरीके से एक्सपेंडिचर के भी दो तरीके होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसको हम अपने जो घर की अर्थव्यवस्था है, हमारे घर में किस तरीके से आमदनी होती है और हमारे घर में किस तरीके से खर्चे होते हैं, उससे थोड़ा कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो थोड़ा हमको आसान रहेगा समझने के लिए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेवेन्यू रिसीट। ठीक है। तो रेवेन्यू रिसीट बेसिकली होता क्या है? रेवेन्यू रिसीट होता है सरकार जो डे टू डे बेसिस पे अपनी आमदनी करती है, वो सब हिस्सा बनती है रेवेन्यू रिसीट की। ठीक है। डे टू डे बेसिस पे सरकार किस तरीके की आमदनी करती है? फॉर एग्जांपल टैक्सेस से, फीस से, फाइन से, यूज़र चार्जेस से। आप सरकार को टैक्स देते हैं, आप सरकार को फ़ी देते हैं, आप सरकार आप पे किसी चीज़ों पे फ़ाइन लगाती है। कोई यूज़र चार्जेस होते हैं, आप सरकार की किसी सुविधा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए आप उसको चार्ज दे रहे हैं। ठीक है। सरकार ने कोई किसी अपनी किसी और जो लोन जो देती है सरकार, उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो सरकार का रेवेन्यू रिसीट का हिस्सा बनता है। इसके बाद जो सरकार की जो कंपनी चल रही है, पीएसयूज चल रही हैं, वो जो फ़ायदा कमाती हैं, उनका जो डिविडेंड आता है वो सरकार के रेवेन्यू रिसीट का हिस्सा है। हम इसको अगर अपने घर के एग्जांपल से कोरिलेट करें तो हमारे घर के अंदर जो अर्निंग होती है, हमारे हाउस के अंदर जो अर्निंग होती है वो दो तरीके की होती है। अगर हम इससे कोरिलेट करें तो पहली हुई रेवेन्यू। रेवेन्यू के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे घर के अंदर जो रोज़ की होने वाली जो अर्निंग है, ठीक है, जो रेगुलर जो अर्निंग होती है, फॉर एग्जांपल किसी के घर में सैलरी आ रही है, किसी के घर में प्रॉफिट आ रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है, और इसी तरीके से किसी ने किसी को कोई पैसे वैसे उधार दिए हैं, उसका इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो सब जो हिस्सा बनेंगी वो बनेगी रेवेन्यू रिसीट का। किसका? रेवेन्यू रिसीट का। तो बेसिकली रेवेन्यू रिसीट होता क्या है कि डे टू डे बेसिस पे जो सरकार की जो अर्निंग होती है वो होती है रेवेन्यू रिसीट। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू सेकंड जो चीज़ है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है कि सरकार डे टू डे बेसिस पे जो खर्चे करती है वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीप्ट दोनों आपस में रिलेटेड हैं। रेवेन्यू रिसीप्ट वो है सरकार जो डे टू डे अर्न करती है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है जो सरकार डे टू डे खर्च करती है। अब सरकार के डे टू डे खर्चे कैसे होते हैं? फॉर एग्जांपल वो हमारी हेल्थ पे खर्च करती है, एजुकेशन पे खर्च करती है, इरिगेशन पे खर्च करती है, ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करती है। ओके, तो दे आर द डे टू डू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट विच इंक्लूड्स द डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। अब देखो, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में क्या अंतर है? सरकार दो तरीके से अपना पैसा खर्च करती है। एक वो खर्चा है जो सरकार को कुछ दे रहा है, ठीक है, और एक वो खर्चा है जो इतना कुछ नहीं दे रहा है। जो दे रहा है वो है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल
सरकार अगर हेल्थ पे खर्च करेगी, लोगों के एजुकेशन पे खर्च करेगी, इरिगेशन पे खर्च करेगी, ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करेगी, तो बेसिकली इस जो देश है उसकी इकोनॉमी को जो अच्छा करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तो इकोनॉमी अच्छी होगी, इरिगेशन अच्छा होगा तो फार्मिंग अच्छी होगी, एजुकेशन और हेल्थ ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं। उसके अलावा जो आता है वो है नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, जैसे कि डिफेंस है, इंटरेस्ट पेमेंट है, सब्सिडीज़ हैं, सैलरीज़ हैं, पेंशन्स हैं। अब पेंशन्स जो सरकार लोगों को दे रही है उसके बदले सरकार को कुछ खास मिल नहीं रहा है, ठीक है। इस और सैलरीज़ हैं, सरकार सैलरी ज़्यादा दे रही है, सब्सिडीज़ हैं, तो ये सब जो सारे के सारे खर्चे हैं वो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर हैं, वो सरकार को कुछ अच्छा कुछ नहीं देते हैं, ठीक है। और जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो सरकार को इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये है हमारे डे टू डे के खर्चे रेवेन्यू रिसीप्ट के अंदर जो आते हैं, सॉरी डे टू डे की अर्निंग जो रेवेन्यू रिसीट के अंदर आती है, और डे टू डे के खर्चे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। तीसरी चीज़ जो हमारी है वो है कैपिटल रिसीट। वो है कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम अपने घर से रिलेट करते हैं। अब हमारे घर के अंदर कुछ जो आमदनी होती है वो डे टू डे बेसिस पे होती हैं, जो हमारी रेगुलर आमदनी होती है। लेकिन कुछ जो आमदनी होती है वो कभी कभार होने वाली आमदनी है और वो कोई बड़ा अमाउंट ही आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे घर के अंदर जैसे कि हमने हमारी कोई प्रॉपर्टी थी, हमने उसको सेल किया। अब वो जो प्रॉपर्टी सेल करके जो हमारे पास पैसा आया है वो डे टू डे बेसिस पे नहीं आता, ठीक है। वो तभी आता है जब हम कभी कभार जब हम ऐसा कोई काम करते हैं, प्रॉपर्टी सेल करने जैसा कोई काम करते हैं, या फिर हमने किसी को कोई बड़ी मात्रा में कोई रकम उधार दे रखी थी, अब उसने वो रकम चुका दी है, तो वो रकम बार बार नहीं चुकाएगा, तो वो भी चीज़ हमारे पास डे टू डे बेसिस पे नहीं आएगी, ठीक है। इसी तरीके से हम सरकार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये वो अमाउंट है जो सरकार लंप सम तरीके से कमाती है, जो ईयर में कभी कभार आता है, डे टू डे बेसिस पे नहीं आता है। फॉर एग्जांपल डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयूज, जब सरकार अपनी सरकारी कंपनी को बेचती है, ये काफ़ी बर्निंग टॉपिक है प्रेजेंट में कि सरकार अपनी सरकारी कंपनियों को बेच रही है। दूसरा है सेल्स ऑफ एसेट्स बाय गवर्नमेंट, सरकार के कुछ जो एसेट्स हैं, सरकार की जो कुछ चीज़ें हैं वो सरकार बेच रही है। इसके बाद रिकवरी ऑफ पास्ट लोन्स, सरकार ने जो पास्ट में जो लोन दे रखे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को दे रखे हैं या किसी और एंटिटी को दे रखे हैं, जब वो लोन रिकवर होते हैं तो फिर सरकार के पास पैसा आता है, ठीक है। और जो चौथा तरीका है वो है बोरिंग बाय द गवर्नमेंट। वो चौथा तरीका ये है कि सरकार के पास जब जब इन तीनों साधनों से पैसा भी कम पड़ जाता है तो फिर सरकार बोरो करती है, ठीक है। हम भी बोरो करते हैं इन केस जब हमारे पास भी पैसा कम पड़ जाता है। तो हमने जाना सरकार के पैसे कमाने के दो तरीके हैं, सरकार के इनकम के दो तरीके हैं। पहला, डे टू डे बेसिस पे सरकार की जो इनकम होती है, और दूसरा जो सरकार लंप सम अमाउंट कमाती है। ओके, डे टू डे बेसिस पे कैसी अर्निंग होती है? डे टू डे बेसिस पे होती है फाइन से, टैक्सेस से, यूजर चार्जेस से, इन सब तरीक़ों से। और डे टू डे की जो अर्निंग होती है वो हम किसके अंदर रखते हैं? वो हम रखते हैं रेवेन्यू रिसीट के अंदर। इसके अलावा जो डे टू डे की अर्निंग नहीं है, जो कभी कभार होने वाली अर्निंग है, उसको हम रखते हैं कैपिटल रिसीट के अंदर। इसके अंदर कौन सी अर्निंग आती है? जैसे कि सरकार अपनी कोई कंपनी बेच रही है, या सरकार के कोई जो पास्ट लोन्स हैं वो रिकवर हो रहे हैं, या सरकार ने कहीं से पैसा उधार लिया है, ठीक है। अब इसमें देखने वाली एक जो बात है वो ये बात है कि रेवेन्यू रिसीट के सारे खर्चे, रेवेन्यू रिसीट से हमको सारा का सारा जो इनकम मिल रही है, और कैपिटल रिसीट के जो तीन कंपोनेंट हैं शुरू के, उनसे जो इनकम मिल रही है वो प्योर इनकम है, वो हमें किसी को वापस नहीं करनी। रेवेन्यू रिसीट से जो हमको इनकम मिल रही है वो हमको दोबारा वापस किसी को नहीं देनी। और इनके जो तीन कंपोनेंट हैं कैपिटल रिसीट के, जो हमने अपनी कंपनी बेच दी, जो हमने अपना कोई सामान बेच दिया, या हमारे पास जो हमने किसी को पैसा उधार दिया था वो वापस आ गया, तो ये तीनों तरीके से जो पैसा है वो हमें किसी को वापस नहीं करना है। तो ये जो तीनों तरीके का पैसा है वो नॉन डेट क्रिएटिंग पैसा है, रिसिप्ट है। डेट क्रिएटिंग मतलब जिनसे उधारी चढ़ती है। तो इन तीन तरीके से जब हमारे पास पैसा आता है तो इनसे उधारी हमारे ऊपर नहीं चढ़ती है, यानी सरकार के ऊपर उधारी नहीं चढ़ती है। लेकिन चौथी तरीके से जो पैसा आता है, बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट, उससे सरकार के ऊपर उधारी चढ़ती है, ठीक है। तो ये डेट क्रिएटिंग रिसीट है। इसके बाद में बात आती है कैपिटल एक्सपेंडिचर की। जिस तरीके से हमारे डे टू डे बेसिस के कुछ खर्चे होते हैं, उसी तरीके से हमारे कभी कभार वाले भी कुछ खर्चे होते हैं। कैसे? कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो हम डे टू डे बेसिस पे करते हैं, राशन खरीदना हुआ, सामान जो खरीदना हुआ हमारा, या जो ज़रूरत की और हमारी चीज़ें वो हम डे टू डे बेसिस पे खरीदते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ खर्चे हमारे ऐसे होते हैं जो हम कभी कभार करते हैं, जैसे कि कोई हम प्रॉपर्टी बड़ी खरीद रहे हैं, या कोई बड़ा कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं,
तो वो हम रोज़ रोज़ नहीं करते, वो हम कभी कभार करते हैं, ठीक है। और सरकार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सरकार जब कोई अपना लोन खुद चुकाती है, इस केस के अंदर सरकार ने जिसको लोन दिया था वो सरकार को लोन चुका रहा है, लेकिन सेकंड केस के अंदर सरकार अपना लोन चुका रही है, जो सरकार ने किसी से लोन लिया था सरकार वो लोन चुका रही है, ठीक है। या फिर सरकार स्टेट्स को या यूटीज को लोन दे रही है, ठीक है। या सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई बड़ा एक्सपेंडिचर कर रही है, ठीक है। तो ये वो सारे खर्चे हैं जो सरकार डे टू डे बेसिस पे नहीं करती, जो कभी कभार होने वाले हैं। कौन कौन से खर्चे? कि कोई लोन चुकाना, या कोई नया लोन किसी को देना, या फिर कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, ठीक है। ये वो खर्चे हैं जो सरकार डे टू डे बेसिस पे नहीं करती, ये कभी कभार होने वाले खर्चे हैं, ठीक है। तो दो वर्ड यहाँ पे जानने के लिए अहम है, एक है रेवेन्यू, एक है कैपिटल। जब हम रेवेन्यू की बात करेंगे तो हम बात करेंगे डे टू डे बेसिस पे जो चीज़ें होती हैं, और जब हम कैपिटल की बात करेंगे तो उन चीज़ों की बात करेंगे जो चीज़ें कभी कभार होने वाली हैं, ठीक है। और इसके अलावा दो और जो चीज़ जानने की है वो है रिसीट और एक्सपेंडिचर, ठीक है। रिसीट क्या होती है? रिसीट है आमदनी, और एक्सपेंडिचर है खर्चा। रेवेन्यू है रोज की होने वाली, या कैपिटल है कभी कभार होने वाली। जब हम रेवेन्यू रिसीट की बात करेंगे तो रोज की होने वाली आमदनी, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो रोज के होने वाले खर्चे। जब हम कैपिटल रिसीट की बात करेंगे तो रोज की होने वाली जो कभी कभार होने वाली आमदनी, और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो कभी कभार होने वाले खर्चे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर का, ठीक है। अब बात आती है डेफिसिट्स की। बेसिकली डेफिसिट्स होता क्या है? डेफिसिट वो सिचुएशन है जब आपकी जो एक्सपेंडिचर हैं वो आपकी इनकम से ज़्यादा हो जाएं, जो आपके एक्सपेंडिचर हैं, जो आपके खर्चे हैं वो आपकी इनकम से ज़्यादा हो जाएं। अब मेजरली हम दो तरीके के डेफिसिट को पढ़ते हैं। पहले तो फर्स्ट थिंग इज रेवेन्यू डेफिसिट। तो बेसिकली रेवेन्यू डेफिसिट होता क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट आपको बताता है कि आपकी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जस्ट अ मिनट, आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और आपकी जो रेवेन्यू इनकम है उसके बीच का डिफरेंस। अगर आप ध्यान देंगे तो जो हमारी सेकंड नंबर की जो हेडिंग थी वो थी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, और फर्स्ट नंबर की जो हेडिंग थी वो थी रेवेन्यू इनकम की। तो रेवेन्यू डेफिसिट हमको बताता है कि हम सरकार जो डे टू डे बेसिस पे खर्चा कर रही है और सरकार की जो डे टू डे बेसिस की इनकम है उनके बीच का अंतर। क्या सरकार अपने रोज़मर्रा की इनकम से अपने रोज़मर्रा के खर्चों को पूरा कर पा रही है? ये चीज़ हमको रेवेन्यू डेफिसिट बताती है, ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर बेसिकली अंतर वो होता है कि सरकार की जो एक्सपेंडिचर हैं डे टू डे बेसिस वाले, सरकार के जो एक्सपेंडिचर हैं और सरकार की जो इनकम है उसका डिफरेंस, ओके। अगर ये हमारे लिए नेगेटिव आता है, या अगर इसके अंदर बीच के अंदर अंतर आता है एक्सपेंडिचर और इनकम के अंदर, तो ये काफ़ी ख़राब सिचुएशन है। ये दिखाता है कि सरकार इज़ नॉट एबल टू मीट इट्स डे टू डे एक्सपेंडिचर विथ इट्स डे टू डे इनकम, कि सरकार अपने रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं उनको अपनी रोज़मर्रा की जो आमदनी है उससे पूरा नहीं कर पा रही है, ठीक है। अगर सरकार अपने रोज़मर्रा के खर्चों को या अपने रोज़मर्रा की आमदनी से पूरा नहीं कर पा रही है तो सरकार को उसके लिए फिर उधार लेना पड़ रहा है। अगर हम अपने घर के एग्जाम्पल से इसको कोरिलेट करें तो ये समझ में आ रहा है कि घर के जो हमारे रोज़ के जो खर्चे हैं, जो रोज़ के जो राशन पानी के खर्चे हैं, वेजिटेबल्स के खर्चे हैं, कपड़ों वपड़ों के खर्चे हैं, और भी जो डे टू डे बेसिस के खर्चे हैं, वो हमारी डे टू बेसिस की इनकम है, डे टू सैलरी हुआ, प्रॉफिट हुआ, जो हम बिजनेस कर रहे हैं वो हुआ, उससे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। और हमारे रोज़मर्रा के खर्चे अगर रोज़मर्रा की इनकम से पूरे नहीं होंगे तो हमको हमारे रोज़मर्रा के खर्चे पूरे करने के लिए भी उधारी लेनी पड़ेगी, ठीक है। या अपनी कोई चीज़ सेल करनी पड़ेगी या कोई उधारी लेनी पड़ेगी। तो ये काफ़ी ख़राब सिचुएशन है, ठीक है, जो कि हमको रेवेन्यू डेफिसिट के थ्रू पता चलती है। इसके बाद सेकंड चीज़ है फिस्कल डेफिसिट। बेसिकली फिस्कल डेफिसिट क्या बताता है कि सरकार का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, सरकार का जो टोटल एक्सपेंडिचर है और जो टोटल रेवेन्यू है उसके बीच का डिफरेंस, ठीक है। लेकिन रेवेन्यू के बीच जो रेवेन्यू है टोटल, वो रेवेन्यू कहाँ से आया था? हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सॉरी इनकम की हम बात करें तो रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, इन दो चीज़ों से हमारी टोटल रेवेन्यू कलेक्ट हुआ था, ठीक है। तो इसके अंदर हम कैपिटल रिसीट को तो पूरा, मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को कि जो रेवेन्यू जो रिसीट है वो पूरी की पूरी नॉन डेट क्रिएटिंग होती है ना, वो हमको किसी को वापस नहीं करना है। और जो कैपिटल रिसीट है
उसके भी जो 3 कंपोनेंट थे शुरू के, अगर आपको याद हो, ए, बी और सी कंपोनेंट, वो भी नॉन डेट की रेटिंग थे। अगर हम चाहें तो देख सकते हैं दोबारा कि ए, बी और सी जो कंपोनेंट थे वो नॉन डेट की रेटिंग थे, यानी ये थे कि वो जो इनकम सरकार को हुई है वो सरकार को किसी को वापस नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन जो चौथा जो कंपोनेंट था वो बोरोइंग थी, वो सरकार की, वो बेसिकली इनकम है ही नहीं, ठीक है। हालांकि हम रखते कैपिटल रिसीट के अंदर ही है, वो उसको इनकम कंपोनेंट के अंदर ही रखते हैं, लेकिन वो इनकम है नहीं सरकार की, बेसिकली वो तो बोरोइंग है, सरकार को कल को वापस करना है वो, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट हमको बताता है कि जो सरकार के टोटल जो खर्चे हो रहे हैं, टोटल खर्चे किसके अंदर थे, पार्ट सेकंड और पार्ट फोर्थ के अंदर। पार्ट सेकंड हमको क्या था, पार्ट सेकंड हमको बता रहा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के बारे में, और पार्ट फोर्थ हमको बता रहा था कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के बारे में, ठीक है। तो हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी कि हमारे सरकार के जो पूरे खर्चे हैं और जो सरकार के पूरा का पूरा जो रेवेन्यू कलेक्शन है, उन दोनों के बीच का अंतर, उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वही होता है फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो उनके बीच का जो अंतर है, जो अंतर आ रहा है, सरकार ने मान के चला, हमने सरकार को जो आमदनी हुई थी वो थी, सरकार ने जो खर्चे किए वो है 100 रुपए के, सरकार को जो आमदनी हुई वो है 97 रुपए की, ठीक है। तो इसका मतलब ये सरकार ने 3 रुपए कहीं से उधार लिए, खर्चे तो पूरे करने पड़ेंगे ना, सरकार ने जो कमिट कर दिया है वो तो पूरे करने पड़ेंगे। अगर उतनी आमदनी नहीं भी हो पाई है तो सरकार को कुछ पैसा उधार लेना पड़ेगा, तो सरकार जो जो 3 रुपए उधार ले रही है वही है फिस्कल डेफिसिट, वही है फिस्कल डेफिसिट। और ये जो 3 रुपए सरकार उधार ले रही है बोरोइंग के थ्रू, वही फिर हमारा पार्ट बन जाता है कैपिटल रिसीव्ड का फोर्थ, बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट। तो बेसिकली जो फोर्थ पार्ट था बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट कैपिटल रिसीव्ड के अंदर, वही अल्टीमेटली हमारा बनता है फिस्कल डेफिसिट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये सारी इक्वेशंस देख के आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना, क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाइड कर दिया है। रेवेन्यू रिसीव्ड कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये इतना बताता है कि सरकार अपने रोज़मर्रा की इनकम से अपने रोज़मर्रा के खर्च को पूरा कर पा रही है या नहीं, और नहीं कर पा रही है तो वह चीज़ हमारी रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर शो होती है। और फिजिकल डेफिसिट क्या बताता है कि सर ये सिर्फ रोज़मर्रा की चीज़ें बताता है, और फिजिकल डेफिसिट इन टोटल बताता है, दोनों चीज़ें को इंक्लूड करके, दैट इज़ रेवेन्यू एंड कैपिटल कंपोनेंट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर जो सरकार का है, क्या वो टोटल इनकम से पूरा हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, तो कितना सरकार को बोरो करना पड़ रहा है, तो जितना अमाउंट सरकार को बोरो करना पड़ रहा है वही है फिजिकल डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब ही होता है कि डिफरेंस कितना आ रहा है, ठीक है। तो सरकार की पूरे राजकोषीय मामले में कितना का डिफरेंस आ रहा है वो हमारा फिजिकल डेफिसिट होता है। अब फिजिकल डेफिसिट इतना खराब क्यों है, उसको इतना बुरी नज़र से क्यों देखा जाता है? पहले इसका रीज़न ये है कि मेजर पार्ट ऑफ द फिजिकल डेफिसिट इज एक्चुअली रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। कि सरकार जो ये 3 रुपए उधार ले रही है अपने फिजिकल डेफिसिट के रीज़न की वजह से, तो इनमें से 3 रुपए जो सरकार है वो रेवेन्यू डेफिसिट, 3 में से 2 रुपए जो सरकार है वो रेवेन्यू डेफिसिट में पटाएगी। किसमें पटाएगी? रेवेन्यू डेफिसिट में, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा मतलब आसान भाषा में ये है कि सरकार जो पैसा उधार ले रही है अपने पैसा इनकम कम पड़ने पे, तो उसमें से अधिकतर जो पैसा है वो सरकार अपने रोज़मर्रा के खर्चे पूरे करने के अंदर चुकाएगी, ना कि कोई चीज़ बनाने के लिए, ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हम कोई बड़ा काम करते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हम अगर अपने घर से कोरिलेट करें, तो अपने घर को चलाने के लिए जो हम कभी कभार बहुत कहीं से उधार ले रहे हैं पैसा, या कुछ ऐसा कोई बड़ा काम कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, ठीक है। तो वो लोन भी हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हम अपने रोज़ के खर्चे चला सकें। वो लोन इसलिए नहीं ले रहे कि हम कल को किसी बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या किसी कहीं लैंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, कोई बड़ा काम कर रहे हैं, नहीं, ठीक है। तो इसलिए फिजिकल डेफिसिट खराब है, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट के अंदर सरकार जो पैसा उधार लेती है उसमें से भी अधिकतर पैसा वो किस में दे देती है? रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर, ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट विल बोरो फ्रॉम द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट क्या करती है कि जो डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बैंक्स हैं, इसमें यहाँ पे डोमेस्टिक वर्ड्स आना चाहिए था। गवर्नमेंट विल बोरो फ्रॉम डोमेस्टिक बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इट विल लीड टू द क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। क्राउडिंग आउट होता क्या है? अब सरकार के पास में पैसे की कमी है, इनकम कम हुई है, 97 रुपीज़ ही हुए, खर्चा कितना था? 100 रुपीज़ था। तो सरकार क्या करेगी? 3 रुपये उधार लेगी। अब ये 3 रुपये जो है सरकार छाप नहीं सकती, प्रिंट नहीं कर सकती, उसका एक अलग रीज़न है जो हम इन्फ्लेशन के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अब जब नहीं कर सकती सरकार इसको, तो फिर सरकार क्या करेगी? इसको उधार लेगी। कहाँ से लेगी? हमारे जो बैंक्स जो ऑपरेट हो रहे हैं उनसे लेगी। अगर बैंक सरकार को उधार देंगे तो फिर प्राइवेट सेक्टर कहाँ से उधार लेंगे? सोचने वाली बात है। तो फिर ऐसे प्राइवेट सेक्टर के लिए बैंक्स के पास जब पैसा नहीं बचेगा तो वो जाएंगे फॉरेन मार्केट्स के अंदर पैसा उठाने के लिए,
ठीक है, और इसी फिनोमेना को बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। और जब वो लोग फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास जाएंगे पैसा लेने के लिए, प्राइवेट सेक्टर जब फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास जाएगा पैसा लेने के लिए, तो उनको महंगे ब्याज दरों पर पैसा मिलेगा। जब प्राइवेट सेक्टर को महंगे ब्याज दरों पर पैसा मिलेगा तो वो जो चीज़ बनाएंगे उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि उनको कैपिटल महंगा पड़ा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो मार्केट के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर जो प्रोडक्ट बनाएगा वो थोड़ा महंगा आएगा, और उससे क्या बढ़ेगा? इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी अल्टीमेटली। तो ये दो तीन कुछ जो फिजिकल डेफिसिट के चैलेंजेस हैं या उसकी खामियां हैं वो हमने पढ़ी हैं, और हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। दूसरी बात यह है कि सरकार अगर जब बहुत ज़्यादा बोरो करेगी तो इससे उसकी क्रेडिट रेटिंग खराब होगी। फॉर एग्जांपल, आप सभी ने सुना होगा क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर क्या होता है? क्रेडिट स्कोर बताता है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो पर्सन है वो क्रेडिट लेने के या लोन लेने के कितना काबिल है। अगर उसका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो उसको लोन मिलेगा, अगर अच्छा नहीं होगा तो उसको लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही चीज़ सरकार के उसमें भी काम करती है कि जो फिजिकल डेफिसिट है अगर वो बहुत ज़्यादा है तो वो सरकार की क्रेडिट रेटिंग को ख़राब करता है। और जब सरकार की क्रेडिट रेटिंग ख़राब होती है तो वो कहीं विदेशों में जब जाएगी लोन लेने के लिए तो इसका उस पर असर पड़ता है। ठीक है, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट बताता है कि सरकार लगातार क्या कर रही है? अपने खर्चों को पूरा करने के लिए उधार मांग रही है। ठीक है, और जब कोई व्यक्ति लगातार उधार मांगता है तो एक दिन उसको फिर उधार मिलना बंद हो जाता है। मोर सेलिंग ऑफ इट्स एसेट बाय द गवर्नमेंट, और इसके क्या खराबी है कि सरकार को इस केस में अपनी चीज़ों को बेचना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अभी जो सरकार जैसे इन्वेस्टमेंट कर रही है लगातार, उसका एक रीज़न क्या है कि फिजिकल डेफिसिट। सरकार जो रीज़न देती है वो ये देती है कि ये इनएफिशिएंट हैं जो सरकारी कंपनियां हैं। लेकिन अब अपोजिशन क्या कहता है कि इसका एक रीज़न ये भी है कि सरकार अपने खर्चे को पूरा नहीं कर पा रही है, इस वजह से वो सरकारी संपत्ति बेच के इस खर्चे को पूरा कर रही है। ठीक है, तो ये थी कुछ चीज़ें फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल पॉलिसी के बारे में आपकी। तो इन शॉर्ट इट इज़ आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। थैंक यू।